हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोग को लाइव प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने बच्चों आप लोग को ये जो चैप्टर है लाइव प्रोसेस, इसमें जितने सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि पोषण में डाइजेशन का हो गया, प्रकाश संश्लेषण का अलग से मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव बना के दिया है, डाइजेशन पे भी मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव दे दिया है, रेस्पिरेशन पे भी मैंने 2 पार्ट में ऑब्जेक्टिव दिया है और ट्रांसपोर्टेशन पे भी हमने आपको ऑब्जेक्टिव बना करके दे दिया है। लेकिन इस वीडियो में मैंने इस जो पूरे चैप्टर है लाइव प्रोसेस में जितने सारे टॉपिक आते हैं उस टॉपिक्स के सारे मिले जुले क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। यानी कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे ये सारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए बच्चों, अपना हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर 90% प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। पृथ्वी पर 90% प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, तो किसके द्वारा संपन्न होता है? तो समुद्रों में उपस्थित शैवालों द्वारा। पृथ्वी पर जो 90% प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है? समुद्रों में उपस्थित शैवालों द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्लोरोफिल के अणु में होते हैं। क्लोरोफिल के अणु में क्या क्या होते हैं? तो 4 पायरोल रिंग्स वाला सिर तथा एक एल्कोहलिक फाइटोल पूंछ होता है। यह स्ट्रक्चर मैंने क्लोरोफिल का बनाया है। इसको आप देखिए, इसमें क्या होता है? 4 पायरोल्स रिंग्स वाला एक सिर होता है और ये एक एल्कोहलिक फाइटोल पूंछ होता है। ये हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। और इसमें जो मेन होता है ये मैग्नीशियम होता है। बीच में इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है मैग्नीशियम के बारे में, तो आगे मैंने भी एक क्वेश्चन मैग्नीशियम पे भी आगे बनाया है। पत्तियां हरी दिखाई पड़ती है क्योंकि पत्तियां जो होती है हरी क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि वो हरा रंग को या हरा प्रकाश को प्रवर्तित करती है, इसलिए पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं। क्लोरोफिल ए का सही अणुवीय सूत्र क्या है? तो देखो बच्चों, ये क्लोरोफिल ए का ये अणु सूत्र है C55H72O5N4 और Mg। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ बना दिया है क्लोरोफिल ए का। आप काउंट करेंगे तो ये आएगा इसका अणु सूत्र। अब मान लो क्लोरोफिल ए नहीं पूछकर क्लोरोफिल बी पूछता है, तो क्लोरोफिल बी में क्या यहाँ अंतर हो जाएगा? C55 तो होगा ही, H हो जाएगा 70, O हो जाएगा 6, N4 ही रहेगा और Mg ही रहेगा। तो यहाँ चेंज क्या होगा? अगर क्लोरोफिल बी पूछता है तो क्लोरोफिल बी पूछेगा तो H उसमें 20 हो जाता है और आपको O जो होता है 6 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेंगे। N4 ही रहेगा, Mg ही रहेगा और C25 ही रहेगा। अंतर होगा सिर्फ H में और O में। ये 70 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। किस में? क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल सी होगा तो उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है, उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आप लोग को। लेकिन ए और बी में बस थोड़ा सा अंतर है, तो आप ये दोनों को तो याद रख सकते हैं। और ज़्यादातर पूछता है क्लोरोफिल ए ही पूछता है, या फिर कभी कभी बी भी पूछ देगा। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां है, फाइटोट्रॉन एक संयंत्र है जिसमें फाइटोट्रॉन जो एक संयंत्र होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें पौधों को क्या करते हैं? नियंत्रित वातावरण में उगाते हैं। किसमें? फाइटोट्रॉन में। पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाते हैं। सभी प्रकाश संश्लेषित हरित पौधे में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले हरित पौधे होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। एटीपी निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन किससे गुजरते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें एटीपी के निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से होकर के गुजरते हैं। इसका आंसर क्या होगा? साइटोक्रोम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि एटीपी के निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साइटोक्रोम से होकर के गुजरते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। एक प्रकाश संश्लेषण इकाई में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु होते हैं। यह इकाई किसमें है? तो उसको हम बोलते हैं क्वांटोसोम।
ये फोटोसिंथेसिस इकाई है। क्या है ये? क्वांटोसोम जो होता है फोटोसिंथेसिस इकाई है। और इसमें कितने, एक क्वांटोसोम में 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एक क्वांटोसोम में कितने क्लोरोफिल के अणु पाए जाएंगे, तो 230 क्लोरोफिल अणु, या 230 क्लोरोफिल अणु बराबर कितना क्वांटोसोम, तो एक क्वांटोसोम। और ये जो क्वांटोसोम होता है कहाँ होता है? ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। क्वांटोसोम कहाँ स्थित होता है? तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या होता है? क्वांटोसोम पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊंच पौधों द्वारा कितने प्रतिशत प्रकाश की ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण में उपयोगिता होता है? तो उच्च पौधों द्वारा 1 से 2% ही प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की ऊर्जा का उपयोगिता होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 से 2%। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है, तो कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें मैग्नीशियम आपको होगा, तो मैग्नीशियम ही मेन होता है। मैंने आपको देखिए स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, बीच में क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम जरूरी है। क्लोरोफिल ए हो या बी हो, सब में क्या होता है? मैग्नीशियम अवश्य होता है। तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए क्या जरूरी होता है? मैग्नीशियम जरूरी होता है। तो ऑप्शन में जिसमें मैग्नीशियम रहेगा उसको आप लगाएंगे। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन एक उत्सर्जी पदार्थ है। और ये कहाँ से निकलता है? तो पौधों से निकलता है। तो किस पौधों से? तो चीड़ के पौधों से। चीड़ के पौधों से रेजिन प्राप्त होता है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी कि पौधे से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थ जो निकलती है, कहाँ संचित रहती है? या तो पौधे की छाल में रहता है, या पत्तियों में, या उसकी रिक्तिकाओं में जमा रहता है। ये जो भी पौधे से जो भी उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं वो छाल में संचित रहते हैं, या पत्तियों में, या उसकी रिक्तिकाओं में। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो एसिड के विखंडन से अमोनिया बनता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और कभी कभी बच्चों किसी स्टूडेंट को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन होता है तंत्रिका की नर्व कोशिकाएं होती हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन, और इसको कहते हैं नेफ्रॉन। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में अंतर देखेंगे, याद रखेंगे कि ब्रिक के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एक कृत्रिम ब्रिक के नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की उक्ति है? कृत्रिम ब्रिक, यानी कि हम कृत्रिम ब्रिक कह रहे हैं। जो कृत्रिम ब्रिक यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस, हिंदी में उसको बोलते हैं अपोहन, डायलिसिस। कृत्रिम ब्रिक मतलब डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में होता है कि डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त में क्या होता है? उपस्थित जो पदार्थों के छोटे अणु होते हैं छान लिए जाते हैं, परंतु प्रोटीन जैसे बड़े अणु छन नहीं पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति का एक उसका किडनी खराब हो जाता है, तो जो भी रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, तो क्या होते हैं? रक्त में वो छन नहीं पाते हैं। चूंकि ब्रिक खराब हो गया है, उसका किडनी खराब हो गया है, तो वो छन नहीं पाता है। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे? तो कृत्रिम ब्रिक डायलिसिस की क्रिया द्वारा हम उस रक्त में जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको छान लेते हैं, रक्त का सफाई करते हैं। किससे? डायलिसिस के द्वारा। उसी क्रिया को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस एक मशीन है जिससे हम क्या करते हैं? उसको कृत्रिम ब्रिक भी कह सकते हैं आप, जिससे हम जब गुर्दा काम करना, ब्रिक काम करना बंद कर देगा, तो उसी के द्वारा हम रक्त की सफाई करते हैं। रक्त में पड़े हुए उत्सर्जी पदार्थों को क्या करते हैं? छानते हैं। किस प्रोसेस द्वारा? डायलिसिस या अपोहन, हिंदी में उसको अपोहन कहते हैं, और या उसी को डायलिसिस भी कहते हैं। तो कृत्रिम ब्रिक में क्या हो गया? डायलिसिस। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहाना रोक देती है? आप लोग पढ़े होंगे कि ब्लड में 3 कणिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होता है ब्लड में, एक होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स।
तो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड कार्पस्कल्स। ब्लड कार्पस्कल्स में क्या होते हैं, WBC होते हैं, RBC होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स में जो आपको पाया जाता है क्या क्या, एक प्रोटीन होता है प्लेटलेट्स में। तो उस प्लाज्मा प्रोटीन का क्या है, इस प्लेटलेट्स में पाया जाता है थ्रोम्बिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन पाया जाता है। और उसी के द्वारा क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है, यानी कि रक्त का बहना रोक देता है वो। तो किसके द्वारा होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा। वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है, तो वसा का जो वहन होता है लसिका के द्वारा। लसिका क्या है, लिम्फ क्या है, तो ये भी रक्त की तरह होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। किसमें, लसिका में, लिम्फ में ये हीमोग्लोबिन रहित होता है, इसलिए कलरलेस होता है, ये लाल नहीं होता है। इसमें वसा का वहन होता है, इसमें फ्रेगोसाइट्स पाए जाते हैं, उससे क्या होता है, ये बाहर से आए हुए जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करता है और इससे वसा का वहन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी पेशी भोजन को आमाशय से आगे ढकेलने में सहायक है, तो ये होता है स्फिंक्टर पेशी। क्या करता है स्फिंक्टर पेशी, ये भोजन को आमाशय से आगे ढकेलने में सहायक करता है। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, अमीनोटेलिक जंतुओं का उदाहरण कौन सा है। अमीनोटेलिक, तो अमीनोटेलिक पहले हम जान लें कि क्या होता है। तो अमीनोटेलिक हम ऐसे जंतु को कहते हैं जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, उस जंतु को, वैसे जंतु को अमोनोटेलिक कहते हैं। और अमोनोटेलिक जंतुओं के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है। यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक से ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है। कौन, अमीनोटेलिक। तो इसमें कौन कौन से जीव जंतु आएंगे, तो प्रोटोजोअन्स आ जाएंगे, प्लेटीहेल्मिन्स आएंगे, पॉरीफेरियंस आएंगे, पॉरीफेरा वाले जो जंतु होते हैं जैसे स्पंज हुए, तो ये सब किस में आएंगे, अमीनोटेलिक में आएंगे। फिश में आपको बोनी फिशेज हुआ, कार्टिलेजिनस फिश नहीं, सिर्फ बोनी फिशेज किस में आएंगे, अमीनोटेलिक में। अब हमारा दूसरा होता है यूरियोटेलिक। 3 प्रकार के जंतु होते हैं जिनको उत्सर्जन के आधार पर बांटा गया है। एक में अमोनिया, दूसरा में यूरिया और तीसरा में यूरिक एसिड। तो अमोनोटेलिक जो होते हैं जिसमें अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलता है। यूरियोटेलिक वैसे जंतु को जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलेगा उनमें से, यूरिया। जैसे ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य, एम्फीबिया हो गया, उभयचर और कार्टिलेजिनस फिश किस में आएंगे, यूरियोटेलिक में। इनमें जो होगा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलेगा, यूरिया निकलता है। तीसरा हमारा आता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक क्या है, नहीं सॉरी, यूरियोटेलिक तो ये हो गया। यूरिकोटेलिक 3 हुआ, एक हुआ अमोनोटेलिक, दूसरा हुआ यूरियोटेलिक, तीसरा हुआ यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक जंतु का उदाहरण पहले जानते हैं। यूरिकोटेलिक क्या होता है, वैसे जंतु जो यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं उत्सर्जन पदार्थ के रूप में। किसको, यूरिक एसिड को। जैसे रिप्टिलिया और पक्षी, ये दोनों क्या करते हैं, यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। अब रिप्टिलिया में आपको जितने भी जीव जंतु आ जाएंगे, पक्षी में जितने जीव जंतु आएंगे वो सब क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बरगद की पत्ती में किसके रवे उत्सर्जन के रूप में निकलते हैं। तो बरगद की पत्ती से कैल्शियम ऑक्सलेट के रवे उत्सर्जन के रूप में निकलते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस उत्तक में संचित होते हैं। तो ये जो रेजिन और गोंद होते हैं ये जाइलम उत्तक में संचित होते हैं। ये दोनों जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ कहाँ होते हैं, जाइलम उत्तक में संचित रहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं, 25 देखते हैं। मूत्र का रंग पीला इसमें किस रंजक की उपस्थिति के कारण होता है। ये हुआ था 24। क्वेश्चन नंबर 25, तो मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम उसमें रंजक होता है जिस वजह से इसका रंग हल्का पीला होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछता है यूरोक्रोम। अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है। तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है,
एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका से सारे कार्य संपन्न होते हैं, यानी कि अमीबा जो होता है विसरण के द्वारा शरीर की सतह से क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। एनिलिडा में पाए जाने वाले प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से हैं? एनिलिडा में जो होता है, एनिलिडा के जो ग्रुप में फाइलम के जो भी जीव जंतु हैं उनमें नेफ्रिडिया होता है उत्सर्जी अंग। क्या होता है? नेफ्रिडिया। अर्थोपोडा का उत्सर्जी अंग, अर्थोपोडा फाइलम में जो भी जंतु आते हैं उनका उत्सर्जी अंग होता है मालपेजियन नलिकाएं। ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में भी बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन। बुकलंग किसका श्वसन अंग है? बुकलंग, तो बुकलंग बिच्छू जो होते हैं, मकड़ी किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। तो इनमें जो मकड़ी और बिच्छू है उसमें ये दोनों किससे श्वसन करते हैं? बुकलंग से करते हैं। किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है टेपवर्म में। टेपवर्म जो है टीनिया सोलियम, उसका उत्सर्जी अंग क्या होता है? ज्वाला कोशिकाएं। तो बच्चों ये हमारा 30 क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा उत्सर्जन से था, और बाकी क्योंकि मैंने बाकी टॉपिक वाइज करके आप लोगों को वीडियो बना के दे दिया है, इसमें फोटोसिंथेसिस उत्सर्जन से यानी कि एक्सक्रीशन से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो आप इस क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। ओके बच्चों।